नमस्ते। आज हम एक्सरे की दुनिया में एक गहरी नजर डालने वाले हैं। वो अनदेखी किरणें जो दीवारों के आर पार, यहां तक कि हमारे शरीर के आर पार भी जा सकती हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम इसकी पूरी कहानी, इसके पीछे का विज्ञान और हमारी जिंदगी पर इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एक्सरे देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। इसकी तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ यूवी किरणों से भी छोटी होती है और गामा किरणों से थोड़ी लंबी। अच्छा। लगभग 10 नैनोमीटर से 10 पिकोमीटर के बीच। इसकी खोज, जैसा आपने कहा, 1895 में हुई थी। हाँ। जर्मन वैज्ञानिक थे विल्हेम कॉनराड रॉन्चन। रॉन्चन। वो असल में समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है, तो उन्होंने इसे अज्ञात यानी एक्स किरण का नाम दे दिया, एक्स फॉर अननोन। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कई ठोस चीजों में घुस सकती है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के ऊतकों में भी। जी हाँ। इसी खासियत ने मतलब मेडिकल डायग्नोसिस में तो क्रांति ही ला दी। सोचिए, टूटी हड्डी को बिना ऑपरेशन के देखना, और मटेरियल साइंस में भी इसका बहुत असर हुआ। हाँ, पर यह ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि एक्सरे आयनकारी विकिरण है। मतलब इसके अपने जोखिम हैं। जोखिम? कैसे जोखिम? ये कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही नियंत्रित, कंट्रोल्ड तरीके से होता है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं इसकी खोज के बारे में। हाँ बिल्कुल। रॉन्जन की खोज तो बड़ी एक्सीडेंटल थी। वो किसी और चीज पर प्रयोग कर रहे थे, कैथोड किरणों पर। हाँ। ट्यूब को काले गत्ते से ढका हुआ था, फिर भी पास रखी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकने लगी। जरा सोचिए। कमाल है। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ का वो पहला एक्सरे लिया। वो तस्वीर तो ऐतिहासिक है। कहते हैं उसे देखकर उनकी पत्नी थोड़ी डर गई थी। बोली, मैंने अपनी मौत देखी है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि शायद रॉन्जन से पहले भी कुछ लोगों ने अनजाने में एक्सरे पैदा किए हों या उनके असर देखे हों। अच्छा, जैसे किसने? कुछ नाम आते हैं, जैसे विलियम मॉर्गन, टेस्ला, गुडस्पीड। इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ अजीब से निशान देखे थे, पर वो समझ नहीं पाई कि क्यों हो रहा है। रॉन्जन ने इसे समझा और ठीक से रिपोर्ट किया। लेकिन रॉन्जन की घोषणा के बाद तो जैसे दुनिया में एक सनसनी फैल गई होगी। बिल्कुल, बहुत तेजी से। कहते हैं सिर्फ 1896 में ही इस पर सैकड़ों रिसर्च पेपर छप गए थे। हर कोई इस नई जादुई किरण के बारे में जानना चाहता था। और मेडिकल फील्ड ने तो इसे फौरन अपना लिया होगा। हाँ, हाथों हाथ लिया। इंग्लैंड में जॉन हॉल एडवर्ड्स ने तो फौरन ही इसका इस्तेमाल एक ऑपरेशन में सुई ढूंढने के लिए कर लिया था। वाह। थॉमस एडिसन ने फ्लोरोस्कोप बनाया, जिससे डॉक्टर शरीर के अंदर की चीजें लाइव देख सकते थे, हिलती डुलती। और एक और वैज्ञानिक थे प्यूपिन। उन्होंने एक्सपोजर टाइम कम करने का तरीका निकाला, जिससे मरीज को कम देर रेडिएशन में रहना पड़ता था। लेकिन ये शुरुआती ट्यूब शायद बहुत भरोसेमंद नहीं रही होंगी। मतलब लगातार एक्सरे बनाना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये क्रुक्स ट्यूब्स थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल थी। यहीं पर विलियम कूलिज का काम बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। कूलिज ट्यूब? जी। 1913 में उन्होंने कूलिज ट्यूब का आविष्कार किया। इसमें वैक्यूम बेहतर था और एक गर्म फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इससे एक्सरे का उत्पादन बहुत ज्यादा स्थिर और कंट्रोल करने लायक हो गया। आज भी जो एक्सरे ट्यूब इस्तेमाल होती हैं, वो काफी हद तक इसी डिजाइन पर आधारित है। अच्छा। और इसी दौरान एक्सरे का एक और बड़ा इस्तेमाल सामने आया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। वॉन लाओ और ब्रैग्स जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि एक्सरे क्रिस्टल की संरचना समझने में मदद कर सकती है। इसी से बाद में डीएनए की संरचना पता चली है ना? बिल्कुल। और हेनरी मोजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके तत्वों की परमाणु संख्या पता करने का एक सटीक तरीका खोजा, जिससे पीरियोडिक टेबल को समझने में मदद मिली। लेकिन इस सारे उत्साह में क्या खतरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था? लगता है शुरुआत में लोग इसके नुकसान से बिल्कुल अनजान थे। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में सुरक्षा का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया। कई शुरुआती प्रयोग करने वालों को, डॉक्टरों को त्वचा जलने, बाल झड़ने जैसी समस्याएं हुई। और कुछ मामलों में तो त्वचा का कैंसर भी हुआ, जिसे एक्सरे डर्मेटाइटिस कहा गया। एडिसन के एक सहायक थे क्लैरेंस डैली। उनकी मौत एक्सरे से हुए नुकसान की वजह से हुई। खुद हॉल एडवर्ड्स को भी कैंसर की वजह से अपना हाथ गंवाना पड़ा। ये तो बहुत दुखद है। जी। ये शुरुआती हादसे एक तरह की चेतावनी थी कि इस शक्तिशाली चीज को सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। तो ये आयनीकारी विकिरण का मतलब क्या है ठीक से? यही इसे इतना उपयोगी और खतरनाक दोनों बनाता है?
आयनताली का मतलब है कि एक्सरे में इतनी ऊर्जा होती है कि वो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, उसे आयन बना सकती है। अच्छा। और जब ये हमारे शरीर की कोशिकाओं से गुजरती है तो ये आणविक बंधनों को तोड़ सकती है, डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। यही इसका खतरा है। इसकी घुसने की क्षमता इसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब हार्ड और सॉफ्ट एक्सरे। हाँ। ज्यादा ऊर्जा वाली हार्ड एक्सरे ज्यादा अंदर तक जाती हैं, जैसे हड्डी तक पहुंचने के लिए जरूरी। कम ऊर्जा वाली सॉफ्ट एक्सरे जल्दी ही सोख ली जाती हैं, जैसे त्वचा या मांसपेशियों में। और मेडिकल इमेज में वो कंट्रास्ट कैसे बनता है? हड्डियां सफेद क्यों दिखती हैं? इसके पीछे 2 मुख्य तरीके हैं जिनसे एक्सरे पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करती हैं। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक अवशोषण। इसमें कम ऊर्जा वाली एक्सरे पूरी तरह से परमाणु द्वारा सोख ली जाती है। ये भारी तत्वों में ज्यादा होता है, जैसे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम। इसीलिए हड्डियां ज्यादा एक्सरे रोक लेती हैं और इमेज में सफेद दिखती हैं। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें एक्सरे परमाणु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती हैं और थोड़ी ऊर्जा खो देती हैं। ये नर्म ऊतकों जैसे मांसपेशियों और वसा में ज्यादा होता है। तो जहां ज्यादा एक्सरे सोख ली गई हड्डी, वो जगह सफेद दिखती है, और जहां से ज्यादातर पार हो गई या बिखर गई या नर्म ऊतक, वो जगह काली या ग्रे दिखती है। समझ गया। और आजकल ये एक्सरे बनाई कैसे जाती हैं? वही कूलिज ट्यूब का सिद्धांत? हाँ, मूल सिद्धांत वही है। एक एक्सरे ट्यूब में बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाकर इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज रफ्तार दी जाती है। फिर इन तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉनों को एक धातु के टारगेट, आमतौर पर टंगस्टन, से टकराया जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अचानक रुकते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का एक हिस्सा एक्सरे फोटॉन के रूप में निकलता है। इसे ब्रेमस्ट्रालुंग या ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। और इसके अलावा जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उस खाली जगह को भरते हैं तो वो खास ऊर्जा वाली एक्सरे निकालते हैं जो उस टारगेट धातु की पहचान होती है। इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। अच्छा, तो चिकित्सा में तुम जानते हैं रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी। हाँ, और कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी भी, जहाँ एक्सरे का इस्तेमाल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और मेडिकल के बाहर कहाँ इस्तेमाल होती हैं ये? अरे बहुत जगह। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आज भी नई दवाएं और सामग्री बनाने में बहुत जरूरी है। फिर एक्सरे खगोल विज्ञान है। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जैसी दूरबीनें ब्रह्मांड की गर्म और विस्फोटक घटनाओं जैसे सुपरनोवा या ब्लैक होल से आने वाली एक्सरे को देखती हैं। इंडस्ट्री में भी? हाँ, इंडस्ट्री में रेडियोग्राफी का इस्तेमाल वेल्डिंग की जांच करने, मशीन के पुर्जों में दरारें देखने के लिए होता है, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में बैग स्कैन करने के लिए। हाँ, वो तो रोज देखते हैं। और कला की दुनिया में भी पुरानी पेंटिंग्स के नीचे छिपी शुरुआती ड्राइंग या परतों को देखने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल होता है। कमाल है। तो देखा जाए तो एक आकस्मिक खोज ने कैसे विज्ञान, चिकित्सा और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी कितना बदल दिया। बिल्कुल। एक्सरे हमें वो देखने की ताकत देती है जो अदृश्य है, चीजों की अंदरूनी बनावट समझने में मदद करती है और बीमारियां ठीक करने में भी। सही कहा। लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये एक शक्तिशाली उपकरण होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। इसका आयनीकारी स्वभाव। हाँ, वो खतरा। बिल्कुल। इसलिए सुरक्षा नियम, शील्डिंग और खुराक का सावधानीपूर्वक नियंत्रण बहुत बहुत अहम है। खासकर अब जब सीटी स्कैन जैसी तकनीकें इतनी आम हो गई हैं, तो मेडिकल इमेजिंग से मिलने वाले कुल रेडिएशन डोज पर ध्यान देना और उसे कम से कम रखना एक जरूरी बात है। बिल्कुल सही।